हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम देखेंगे यूपी डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ के जो इम्पोर्टेंट सीरीज हम चला रहे हैं उसका पार्ट 4, ठीक है। और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, चाहे वो कंपटीशन का हो, है ना, चाहे वो क्लास जो बोर्ड के यूपी बोर्ड हैं उन सभी के लिए। तो इस क्लास को सभी लोग दे सकते हैं। बाकी इसके हमने 3 पार्ट को पढ़ा दिया है, उसको हम जो है प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे फर्स्ट सेमेस्टर वाले में, आप उनको देख लेना और आप अच्छे से अच्छे स्कोर कर पाएंगे एग्ज़ाम में। तो चलिए यार देखते हैं पहला क्वेश्चन। कह रहा है कि अपूर्तक किसे कहते हैं, है ना। कुछ संख्याओं के अपूर्तक बताइए, मतलब उदाहरण देके समझाना है। तो अपूर्तक मैंने पढ़ा चुका हूँ आपको। एक होता है अपूर्तक, एक होता है अपवर्त्य, है ना। अपवर्त्य का मतलब गुणज होता है, मतलब टेबल लिखना होता है ना। जैसे 8 का पूछे तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, ये अपवर्त्य होता है जिसे गुणज कहते हैं। लेकिन यहाँ अपवर्तक पूछा है। तो अपवर्तक क्या होता है, जब कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाती है तो वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, उस संख्या के अपवर्तक कहलाती हैं। जैसे यहाँ पे देखो, हमने कुछ एग्जांपल लिया इधर साइड में संख्या, और ये इधर क्या लिखा हमने उनके अपवर्तक। तो देखो जैसे 2 का अपवर्तक क्या है, मतलब 2 किन किन संख्या से पूरी तरह विभाजित होगा। तो 2 का अपवर्तक क्या क्या होगा, एक तो होगा 1 और एक होगा 2, है ना। इन दोनों संख्या से कटेगा पूरी तरह। अब अगर 6 का पूछे अपूर्तक तो 6 देखो 1 से कटेगा, एक से सभी संख्याएं 1 से कट जाती हैं। 6 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। तो 1 2 3 और 6 ये सभी 6 के अपूर्तक हो जाएंगे। इसी प्रकार अगर 15 का अपूर्तक पूछे तो क्या हो जाएगा, एक तो 1 से सब संख्या कटती है तो 1 तो सभी का अपूर्तक होता ही होता है ना। फिर 3 है, 5 है और 15 है, ये सभी 15 के अपूर्तक हो जाएंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, है ना। ये क्वेश्चन भी हम पहले आपको पढ़ा चुके हैं और एग्ज़ाम के लिए फिक्स है कि आना है, पूर्ववर्ती और अनुवर्ती। तो क्वेश्चन हमने लिया है 100 एक संख्या है, इसकी पूर्ववर्ती बताना है और अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या में बतानी है। तो देखो पूर्ववर्ती का मतलब हम पढ़ा चुके हैं। पूर्ववर्ती का मतलब होता है संख्या जो दी गई हो उससे जस्ट पहले वाली संख्या, मतलब कैसे मिलती है जब हम एक घटा देते हैं। तो ये देखते हैं, अगर 100 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या पूछेगा तो 100 में से एक कम करेंगे तो बताओ कितना आएगा, 99, ये आंसर हो जाएगा। अब 100 मतलब 100 की अनुवर्ती पूछा है। अनुवर्ती मतलब मैं आपको पहले क्लासों में पढ़ा चुका हूँ कि बाद में आने वाली संख्या, जस्ट बाद में। जैसे यहाँ पे 100 का पूछा है तो उसमें तुरंत 1 जोड़ देंगे हम, तो 100 का अनुवर्ती संख्या क्या होगी, 100 की 101। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, जल्दी जल्दी देखते हैं फास्ट। किन्हीं भी 2 अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होगा। कोई भी 2 संख्या अभाज्य आप देख लीजिए लेकर। तो यहाँ पे हमने तो दिखाया है, हमेशा कितना होता है, 1 होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, बता सकते हैं आप। अगर निकाल के दिखाना है तो जैसे एग्जांपल लिया है मैंने पहला 2 और 3, 2 भी अभाज्य संख्या है और 3 भी अभाज्य है। यहाँ पे अभाज्य संख्या किसे कहते हैं हम, ऐसी संख्या है जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं, मतलब 2 संख्या से केवल कटती है, अपने आप से या तो फिर 1 से, और किसी संख्या से वो ना कटे तो वो सभी संख्याएँ क्या होती हैं, अभाज्य। तो 2 का और 3 का यहाँ पे देखो मासा कितना होगा, मासा मतलब कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 1 होगा। ऐसे अगर 5 और 11 में देखो आप तो इनका भी मासा कितना होगा, 5 का हम फैक्टर जब करेंगे तो 5 एकम 5, 5 गुणे 1 आएगा। 11 का कितना, 11 गुणे 1, तो 5 और 11 में दोनों में 1 कॉमन आएगा। तो कुल मिला के, है ना, 2 अभाज्य संख्याओं का मासा सदैव और सदैव कितना होता है, 1। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, ये देखिए यहाँ पे व्यंजक दिया है 2x - 3y + z पहला है, और दूसरा है x + 2y - z, है ना। तो पहले में से दूसरे वाले को हमें क्या करना है, घटाना है। तो देखिए कुछ नहीं, सिंपल बहुत है। तो इधर हमने पहला वाला लिख दिया ये व्यंजक, और ये दूसरा लिख दिया। और जब हम घटाते हैं ना पहले में से दूसरे को, तो जो नीचे वाला होता है व्यंजक उसमें चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। जहाँ जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस। तो जैसे यहाँ पे हम दिखाएं आपको अलग कलर से, देखो यहाँ पे x प्लस में था तो यहाँ x पे क्या लग गया है, माइनस। ऐसे यहाँ 2y प्लस में था तो 2y के नीचे माइनस लग गया। z भी माइनस में था तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया। अब जोड़ो, z में z जोड़ो, दोनों प्लस हो गए तो z और z 2z हो गया यहाँ पे, है ना। ऐसे -3y और इधर -2y नीचे, जब भी सेम चिन्ह हो संख्या आपस में जुड़ जाती हैं। तो 3 और 2 कितना, 5y और माइनस के साथ। ऐसे देखो 2x प्लस में है जबकि 1x माइनस में है, तो ये तो घटेगा। 2x में से 1x गया तो 1x, तो हमारा आंसर क्या आएगा,
x माइनस 5y प्लस 2z। ऐसे अगला क्वेश्चन देखो, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या दिया है। यहाँ पे दो व्यंजक फिर दिए हैं। पहला है 7x² प्लस 2x प्लस 5 और दूसरा दिया है 2x² प्लस 6x प्लस 5। इनको आपस में क्या करना है, जोड़ना है। इसके पहले वाले में हमने घटाना सीखा। अब देखो जोड़ने वाले में आप जो व्यंजक दिया है उसको लिख लो ऐसे, ये लिखा हमने, ये भी ऐसे। जोड़ने वाले में चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो जोड़ दीजिए आप। जैसे 5 5 यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, देख सकते हैं। और 6x में 2x जोड़ेंगे कितना आएगा 8x, है ना। और 7x² में 2x² जोड़ेगा तो 7 2 9x²। तो फाइनली हमारा इसका उत्तर क्या आएगा 9x² प्लस 8x प्लस 10। तो चलिए आगे देखते हैं हम। अगले क्वेश्चन देखते हैं। राम ने रुपये 300 में एक रेडियो ख़रीदा। कह रहा है कि उसे कितने रुपए में वो बेचे कि उसे 20% का लाभ हो जाए। और ये 2019 में पूछा गया था। तो देखिए, ख़रीदने को क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य, है ना। तो यहाँ पे रेडियो का क्रय मूल्य कितना दिया है 300 रुपये। ख़रीदा है कितने में 300 रुपये में। लाभ कितना चाहिए बेचने पर 20% का। तो ये बताओ लाभ कब मिलेगा। जब कोई आप सामान लेके आएंगे उस पर जितना % लाभ निकालना है आप निकालेंगे, है ना। तो विक्रय मूल्य अगर आपसे पूछे तो बेचने के बाद बताओ विक्रय मूल्य में क्या क्या जुड़ा होता है। तो जब आपसे पूछे कोई कि विक्रय मूल्य बताना है तो विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य जो आप ख़रीदे हैं प्लस उस पर जितना % लाभ मिला है रुपये में, वो रुपये अगर जोड़ देते हैं तो हमारा क्या मिल जाता है विक्रय मूल्य। तो ये फार्मूला है, ये जो हमने लिखा है, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है क्रय मूल्य प्लस में लाभ, याद रखना। तो देखिए, क्योंकि लाभ क्या है क्वेश्चन में, क्रय मूल्य का 20%। क्रय मूल्य कितना है 300, इसका 20%। अब देखो जिस संख्या में % लगा होता है उसके बटे में क्या था 100। तो 20 में % लगा है तो 20 के बटे में 100 आ गया। तो देखो 100 से 300 को काटेंगे तो क्या होगा 2 0 2 0 कट जाएगा। ऊपर बचा है 20 और गुणे 3, 20 दिया कितना 60 रुपये। तो बताओ % में कितना लाभ था 20%, जबकि रुपये में कितना आ गया 60। तो हमें तो क्या बताना है विक्रय मूल्य। तो बताओ हम कितने में बेचेंगे उस रेडियो को। तो क्रय मूल्य कितना था 300 रुपये और लाभ कितना 60। तो हमने कितने में रेडियो बेचा होगा 300 में 60 जोड़ेगा तो कितने रुपए 360। अब देखो अगर हम ट्रिक से देखें, है ना, ट्रिक से अगर इसको देखें हम तो बहुत ही आसान हो जाएगा सवाल ये। कोई भी चीज़ अपने आप में कितने % का होता है मैंने बता रखा है आपको 100%। तो क्रय मूल्य जो 300 रुपये है उसको मान लेंगे 100% है वो। तो 100% बराबर कितने रुपये दिया है 300। तो हमें लाभ कितना % चाहिए 120%। तो लाभ कब मिलेगा, अभी सूत्र में आपने पढ़ा कि विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस में लाभ। तो क्रय मूल्य 100%, लाभ 20%। तो कितने पर बेचना पड़ेगा हमें 120% पे। तो बताओ 120% बराबर क्या हो जाएगा 300 पहले से है, 100 इधर बटे में चला आएगा और गुणे 120 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 120 से 300 को गुणा करो तो 12 3 36 और कितने 0 3 0 आ गया और नीचे कितना 100। उसके बाद 2 0 से यहाँ पे 2 0 क्या हुआ है कट हो गया तो कितना बचा ऊपर 360। तो देख रहे हो ना ट्रिक से कितने सेकंडों में लगा सकते हैं आप, बट यहाँ ट्रिक नहीं लगाना है, यहाँ भी डिटेल लगाना है। तो चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन हम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 49, यहाँ 49 लिखा है, यहाँ 62 है, यहाँ 109 है, को भाग करने पर शेषफल कितना बचे 1 3 और कितना बचे 5। तो जब भी कभी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे बड़ी से बड़ी संख्या तो वहाँ पे क्या होता है जो शेष बचता है पहले हम उसको घटा ही देते हैं उस संख्या में। जैसे 49 में से 1 तो घटा देंगे 48 बचेगा, 59 में से 3 घटाएंगे तो 56 बचेगा, 109 में से 5 घटाएंगे तो 104। जो घटाने के बाद अब संख्या बची है उसका हमें केवल क्या निकालना होता है माशा। तो माशा निकालने के लिए हम भाग विधि भी लगा सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि लगाया है। तो देखो यहाँ पे हमने 48 का फैक्टर किया, इधर किसका किया है इसमें 56 का, इधर किसका किया है 104 जो घटाने के बाद मान मिले हैं। तो 48 का क्या बन गया है देखो इधर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48, 4 2 बार है और 1 बार 3। ऐसे 56 का क्या आया है 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 7 56 और 104 कितना आया 2 दूनी 4
4 दूनी 8 है ना, और 8 गुणे 13 बनेगा, क्योंकि 13 भाज्योगे तो अपने आप से कटेगी। 13 8 104। अब मासा का मतलब क्या होता है? कॉमन मान, कॉमन। तो देखो दोनों में क्या क्या कॉमन है। एक बार 2 सब में है, ये लिख लिया हमने। फिर दूसरी बार भी 2 सब में है, तीसरी बार भी 2, मतलब 2 ऐसी संख्या है जो तीनों में समान है। कितनी बार? 3 बार। उसके बाद और कोई नंबर किसी नंबर में एक दूसरे में नहीं है, तो जो कॉमन है वही लिखेंगे हम। तो 3 बार 2 कॉमन है, तो 3 बार 2 का गुणा 2 दूनी 4 दूनी 8। तो इससे अब कितना हो जाएगा? 8। अब देख सकते हो आप, 8 से 49 को भाग करो, 8 से भाग करोगे 49 को तो कितना आएगा? 8 से 48, 1 बचेगा। देख रहे हो, 1 बचना चाहिए था, बच रहा है। 8 से जब 59 को भाग करेंगे 3 बचेगा, सही है। 8 से जब 109 को भाग करेंगे कितना बचेगा? 5। तो वह संख्या क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या दिया है यहाँ पे। राम की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है ना। राम की जो उम्र है श्याम से 5 वर्ष अधिक है। यदि राम की वर्तमान उम्र कितने वर्ष दी गई है? 28 वर्ष। तो श्याम की वर्तमान उम्र बताइए, है ना। तो देखिए बहुत सिंपल है। तो क्या करेंगे हम? श्याम की उम्र को मान लेंगे कितना वर्ष? वर्तमान आयु मान रहे हैं हम, प्रेजेंट वाली, x वर्ष। तो राम की आयु कितनी है? राम के वर्ष कह रहा है कि श्याम से 5 वर्ष अधिक है, तो हो गई अधिक, तो 5 हमने जोड़ दिया। कहता कम है तो घटा देते। अब प्रश्नानुसार देखेंगे, राम की वर्तमान आयु हमारे अनुसार कितनी आएगा? x + 5, जबकि क्वेश्चन में कितना दिया है? 28 वर्ष। तो हमारे अनुसार x + 5 है और क्वेश्चन के अनुसार 28 है, तो हमने रख दिया। तो हम x का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 28, ये +5 इधर आएगा तो -5, तो 28 में से 5 गया 23 वर्ष। तो बताइए यहाँ पे x की किसको माने थे हम? श्याम को। तो श्याम की आयु बताना था, अतः श्याम की आयु बराबर x बराबर कितने वर्ष? 23 वर्ष। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है यहाँ पे? देखिए, एक साइकिल के पहिए में 36 तीलियाँ हैं, तो आसन्न तीलियों मतलब लगातार तीलियों के बीच का कोण बताना है। अब बताओ, अगर 36 तीलियाँ हैं तो हमने यहाँ पे चित्र में बनाया है, 36 नहीं बनाए, केवल 18 बनाए हैं। जब आप 36 बनाएंगे तो ये जो खंड बने हैं इसमें 36 खंड होंगे इसके बराबर बराबर। कितने खंड हो जाएंगे? 36 खंड हो जाएंगे, ठीक है। इसके 36 खंड बराबर हो जाएंगे, तो हमें उसी एक खंड का कोण बताना है। तो हम जानते हैं, बताओ ये पूरा जो पहिया है कैसा है? वृत्ताकार। अब वृत्त का पूरा कोण कितना होता है? 360। तो ये हो गया। तो हमें एक का बताना है 2 तीलियों के बीच में, तो कितने कोण बन रहा है? 36 बराबर भागों में इसको बांट देंगे। तो 360 को हम 36 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 36 दहम 360। तो 2 तीलियों के बीच, आसन्न तीलियों के बीच कोण कितने डिग्री का बनेगा? 10 डिग्री का। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये लास्ट भी रहेगा, है ना। इसको अलग कलर से देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। एक छात्रावास, छात्रावास का मतलब होता है हॉस्टल में 50 छात्रों के लिए 40 दिनों के लिए भोजन सामग्री है ना। ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि छात्रावास में 30 छात्र और आ जाएं तो भोजन सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी, मतलब कितने दिनों तक चलेगी। ये बताओ, पहले छात्र कितने? 50, तो भोजन कितने दिन तक चल रहा है? 40। फिर बाद में छात्रों की संख्या बढ़ रही है, तो भोजन में क्या होगा? भोजन कम दिन तक चलेगा। तो यहाँ पे कौन सा अनुपात लगेगा? विलोमानुपात, ठीक है ना। तो देखिए, एक तरफ क्या लिख दो, देखो पहले छात्र कितने थे? 50, बाद में छात्र कितने हो गए? 30 और आ गए, तो 50 30 80। तो इसी प्रकार देखिए, दिन पहले कितने थे? 40, तो अब दिन कितने? तो हम मान लेंगे x, है ना। तो देखो कुछ नहीं करना होता है, जिस तरफ एरो बना हो वैसे संख्याओं को अनुपात में लिख दो। तो 50 से 80 की ओर बना है, तो 50 अनुपात क्या हो जाएगी? 80। बीच में क्या लगता है? समानुपात। अब देखो इधर एरो कैसे बना है? नीचे से ऊपर की ओर। तो पहले हम क्या करेंगे? एरो की ओर को ही चलेंगे हम पीछे से। तो इधर पहले क्या आएगा? x, फिर क्या आएगा? 40, क्योंकि x से 40 की ओर एरो है, तो x अनुपात 40। अब अनुपात का मतलब बटे में, तो 50 अनुपात 80 को हम क्या लिख देंगे? 50/80 लिख दिया। और समानुपात घटाते हैं क्या आता है? बराबर। x अनुपात 40 का मतलब है x/40। अब क्रॉस गुणा कर दिया हमने, जैसे 3 गुणा किया है, ठीक है। तो बताओ 8 से 1 0 से 1 0 पहले काट दिया यहाँ पे, 50 में 80 में 0 कट गया। तो जब गुणा करेंगे बताओ कितना आएगा? 8 से x में गुणा करेंगे तो 8x आएगा। उधर 40 गुणे क्या आएगा? 5। तो हमें वही x का मान बताना है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 40 गुणे 5, ये पहले से है, और बटे में क्या चला आएगा? 8।
अब 8 से 40 को भाग करो यहाँ पे, तो 8 पंचे 40, कितनी बार गया 5। अब 5 गुणे 5 बचा, तो 25, तो कितने दिन तक चलेगा भोजन, 25 दिन तक, ठीक है ना। कम चलेगा क्योंकि छात्र बढ़ चुके हैं। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएंगे। तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में बहुत ही जल्दी।